चंद लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हो गए तो जवाना पीछे हट गया। लोज़ागा इधर मेरे पास बैठो, टाइगर तुम भी बैठ जाओ, अब हमें कोई जल्दी नहीं है। अब ज़रा इस वारक से तफसीली मुज़ाकरात होंगे। इमरान ने कहा। लोज़ागा, टाइगर और जवाना तीनों कुर्सियों पर बैठ गए। उस लम्हे वारक ने गिराहते हुए आंखें खोल दी। पूरी तरह होश में आ जाओ वारक, क्योंकि तुमसे ज़रा तफसीली गुफ्तगू होनी है। इमरान ने स्पॉट लहजे में कहा। ये कौन है? ये कैसे अंदर आ गया? वारक ने इमरान के साथ कुर्सी पर बैठते हुए लोज़ागा की तरफ देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ उसके लिए नफरत के तासुरात नुमाया थे। ये जवाना का दोस्त था और उसकी टैक्सी में हम यहाँ आए थे। जैकब ने इसे बेहोश करके किसी कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन फिर इसे होश आ गया। और जब जवाना के दोस्त को होश आ जाए तो फिर यही नतीजा निकलता है जो निकला है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओ इस जैकब ने ये क्या हमाकत की कि गैर आदमी को अंदर आने दिया? इसने क्या हमाकत की है? काश मुझे पहले इल्म हो जाता तो मैं इस खतरे को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर देता। वारक ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। ये खतरा तो आज से 40 साल पहले पैदा हो चुका था। तुम इसे कैसे ख़त्म कर सकते थे? अलबत्ता अब अगर तुम अपने आप को उसके हाथों ख़त्म नहीं कराना चाहते तो ये बता दो कि ये लॉर्ड जाकिरो कहाँ रहता है, उसका तफसीली हदूद अरबा क्या है। इमरान का लहजा यकलहर सर्द हो गया। पूरी दुनिया में कोई एक शख्स भी नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। वैसे उसके बेशुमार नाम है, मेरे लिए उसका नाम लॉर्ड जाकिरो है और वो मुझे लंबी लंबी रकमें मुसलसल देता रहता है। इसीलिए जब वो काम बताता है तो मैं भी उस काम के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता हूँ। लॉर्ड जाकिरो मुझे फ़ोन करता है, मैं उसकी आवाज़ पहचानता हूँ और उसका काम कर देता हूँ और उसे खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि काम हुआ है या नहीं। मुझे रिपोर्ट देने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना उसने कभी रिपोर्ट तलब की है। वाराक ने तेज़ तेज़ लहजे में कहना शुरू कर दिया। तुमने कहा था कि मालागासी जजीरा उसकी मलकियत है और जिम्बाब्वे का आधे से ज़्यादा रकबा उसकी मलकियत है और अब तुम कह रही हो कि तुम उसे जानते तक नहीं। इमरान का लहजा दरश्त हो गया। ये सब बातें उसने खुद बताई हैं। उसके कहने के मुताबिक बरआज़म अफ्रीका समेत दुनिया के दूसरे तमाम बरआज़मों में उसकी वसी जागीरें हैं और दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी हुकूमतें उसके अब्रू के इशारे पर बनती और बिगड़ती रहती हैं। वारक ने फ़ौरन जवाब देते हुए कहा। देखो वारक, तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई लोज़ागा नहीं आएगा और तुम इस वक्त जिस हालत में हो तुम्हारे साथ वो सलूक भी किया जा सकता है जिसका शायद तुम्हारे जहन में तसव्वुर तक ना हो। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे शराफत से इस आदमी या तंजीम का पता बता दो जिसने तुम्हें जवाना और जोसेफ की टिप दी और जिसने तुम्हें इमरान और उसके साथियों के मुतालिक बताया, क्योंकि तुम जिस सतह के आदमी हो इस सतह के आदमी को खुद ब खुद इस बारे में मालूमात नहीं मिल सकती और वो भी इस दो रफ्तार और पसमानदा मुल्क में। इमरान ने कहा। जो कुछ मैं जानता था मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। वारक ने भी फैसला कुन लहजे में कहा। ओके। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। फिर वो जवाना की तरफ मुतवज्जे हो गया। जवाना, रस्सी की मदद से इसे छत से लटका दो और इसके पैरों के नीचे आग जला दो ताकि आग इसके पैरों से जलाना शुरू करे और बालों तक पहुंच जाए। चलो शुरू हो जाओ। मैं आज ये तजर्बा भी कर लेना चाहता हूँ कि जिंदा इंसान को अगर जलाया जाए तो उसकी क्या हालत होती है। इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। यस मास्टर, आपने वाकई इसके लिए बेहतरीन सजा तजवीज़ की है। जवाना ने मुसरत भरे लहजे में कहा और दूसरे लम्हे वोट कर वाराक की तरफ बढ़ गया। लोज़ागा और जोसेफ, तुम भी जवाना की मदद करो। टाइगर, तुम आग का सामान तलाश करो। इमरान ने लोज़ागा, जोसेफ और टाइगर से मुहातिब होकर कहा। मैंने यहाँ एक कमरे में कंप्रेस्ड गैस के बड़े बड़े सिलेंडर देखे हैं, आओ मेरे साथ वो ले आते हैं। लोज़ागा ने कहा। फिर वो टाइगर को साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गया जबकि जोसेफ और जवाना के साथ शामिल हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करो, वारक ने बुरी तरह तड़पते हुए कहा। अभी सच झूठ सामने आ जाएगा। आंखें यही तो सिफ्त है कि वो हाले सोने को कुंदन बना देती है और झूठ को गला दबाकर ख़त्म कर देती है। इमरान ने स्पॉट लहजे में जवाब देते हुए कहा। फिर वारक चीखता चलाता और इमरान को अपने सच्चे होने का यकीन दिलाता रहा, लेकिन जोसेफ और जवाना ने रस्सी उसके बाजुओं के नीचे से गुजारकर उसे छत के साथ एक कहानी कुंडे में लटका दिया। वो किसी लाश की तरह छत से लटका हुआ था। उसके दोनों हाथ उसके कमर में बंधे हुए थे और दोनों पैर भी बांध दिए गए थे। उसी लम्हे टाइगर और लोज़ागा अंदर दाखिल हुए तो उन दोनों ने भी एक एक गैस सिलेंडर उठाया हुआ था। इसके साथ कंट्रोलर भी होना चाहिए तभी काम बनेगा। इमरान ने कहा। वो भी मौजूद है, मैं लेकर आता हूँ। टाइगर ने गैस सिलेंडर रखते हुए कहा, फिर तेज़ी से मुड़कर वापस चला गया। वारक ने मुसलसल चीखना शुरू कर दिया था, लेकिन इमरान इस तरह बैठा हुआ था जैसे उसके कानों तक उसकी चीखने की आवाज़ें ही ना पहुंच रही हों और थोड़ी देर बाद वारक के पैरों के नीचे गैस सिलेंडर इस तरह रख दिया गया कि उसके ऊपर लगे हुए कंट्रोलर और उसके साथ मुंसलिक बर्नर उसके पैरों के नीचे आ गया। अब लोज़ागा माचिस जलाएगा और जवाना उसके पैर पकड़े गए। इमरान ने बाकायदा हदायतकारों के अंदाज में हदायत देते हुए कहा और चंद लम्हों बाद वारक की चीखों से कमरा गूंज उठा। आग के शोले ने उसके बूट के तले को चंद लम्हों में गला दिया था और अब शोले का सिरा उसके पैर के तलवे को छू रहा था और कमरे में गोश्त जलने की बदबू फैलना शुरू हो गई। जैसे जैसे पैर जलते जाएं कंट्रोलर से गैस का शोला बुलंद करते जाना। इमरान ने बड़े ठंडे से लहजे में कहा और वारक की हालत लम्हा बलम्हा खराब होती जा रही थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था, चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह मसा हो गया था। वो कई बार बेहोश हुआ और होती ही दोबारा होश में आ गया। रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। यह अकलहत वारक ने हज़ियाने अंदाज में चीखते हुए कहा और इमरान के इशारे पर कंट्रोलर का हैंडल ऑफ करके गैस ऑफ कर दी गई। आखिरी बार कह रहा हूँ कि सब कुछ बता दो वरना फिर ये आग तुम्हारी खोपड़ी तक पहुँचने से पहले नहीं बुझेगी। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुझे सब कुछ लॉर्ड जाकिरो ने ही बताया है। लॉर्ड जाकिरो जिम्बाब्वे में रहता है। उसका शानदार महल साल्सबरी के इलाके फ्यूना में है। उसका असल नाम नामीरी है, वो एक्रीमन है। जाकिरो उसका कोड नाम है। जाकिरो नाम की तंजीम का चीफ है। इस तंजीम के आदमी पूरे बरआज़म अफ्रीका में फैले हुए हैं। जिम्बाब्वे में मैं उसका एजेंट हूँ।
उसने मुझे फ़ोन करके जोसेफ और जवाना के बारे में तफसीलात मुहैया की और मुझे हदायत की कि इन दोनों को इस तरह कत्ल किया जाए कि किसी तरह भी किसी को ये मालूम ना हो सके कि उन्हें किसने कत्ल किया है। और उसने ये बताया था कि ये इमरान के साथी हैं जिसे बकीशिया में हलाक किया जा चुका है। वारक ने तफसील बताते हुए कहा। उसका फ़ोन नंबर इमरान ने कहा और वारक ने फ़ोन नंबर बता दिया। ओके, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा, फिर मुड़कर इस कमरे से बाहर आ गया। उसे फ़ोन की तलाश थी और चंद लम्हों बाद वो एक कमरे में मौजूद फ़ोन तलाश कर चुका था। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ये नंबर वो जिम्बाब्वे के तफसीली नक्शे पर लिखे हुए देख चुका था, जहाँ ज़रूरी फ़ोन नंबर्स की बाकायदा लिस्ट दी गई थी। जैसे इंक्वायरी प्लीज़। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी, लाड नामीरी की रहायशगाह का नंबर चाहिए, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। इमरान ने शुक्रिया अदा करके क्रैडल दबा दी। ये वही नंबर था जो वारक ने बताया था। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर क्रैडल से हाथ हटाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए, लेकिन फिर नंबर घुमाते घुमाते उसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। उसने अपना इरादा बदल दिया था। बाहर बरामदे में टाइगर मौजूद था। लोजागा को बुलाकर लाओ टाइगर, इमरान ने कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ वापस इस कमरे की तरफ चला गया जहाँ जवाना, जोसेफ और लोजागा इस वारक के साथ मौजूद थे। इमरान के पेशाने पर शिकनों का जाल सा फैल गया था और आंखें इस तरह सुकड़ गई थी जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। ये सर चल लम्हों बाद लोजागा ने करीब आकर मुतबाना लहजे में कहा, लोजागा तुम तवील अरसे से यहाँ रह रहे हो, क्या तुम लार्ड नामेरी की कोठी देखी है? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, मैंने उसका नाम ही पहली बार सुना है, लोजागा ने जवाब देते हुए कहा। ये इलाका फियोना किस किस्म का इलाका है? क्या रहायशी है? ये कमर्शियल? नक्शे में तो इस पर जंगल दिखाया गया था। इमरान ने कहा, वो जंगल ही है जनाब, दूर दूर तक फैला हुआ जंगल, लेकिन इस जंगल के गिर्द बाकायदा चार दीवारी है। बस इतना सुना हुआ है कि ये जंगल किसी बहुत बड़े आदमी की मलकियत है और उसकी रहायश का जंगल के अंदर बनी हुई है। वो कभी कभार यहाँ का रहता है, लोजागा ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसे जजीरा मालागोसी के शुमाली हिस्से के बारे में तफसीली मालूमात हो? इमरान ने कहा। जी हाँ जनाब, यहाँ एक ऐसा आदमी रहता है जो पूरे मालागोसी के चप्पे चप्पे को जानता है। अब वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन कभी दुनिया के तमाम बड़े बड़े शिकारी उसे अपना गाइड बनाकर वहाँ साथ ले जाते थे। उसका नाम पोर्टो है, मुकामी आदमी और शायद मालागोसी के किसी कदीम इलाके से ही उसका ताल्लुक है। लोजागा ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा अब ये बता दो कि क्या तुम हमारे लिए फौरी तौर पर किसी ऐसे ठिकाने का बंदोबस्त कर सकते हो जिसका इल्म तुम्हारे अलावा और किसी को ना हो सके? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, क्यों नहीं। यहाँ एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ दौलत का नाम जानता है और बस अगर आप उससे कहें तो मैं उसे फ़ोन कर दूँ। लोजागा ने कहा। करो फ़ोन और उससे पूछो कि वो कितनी रकम लेगा। हमें फौरी तौर पर 2 कारें भी चाहिए, इमरान ने कहा। लोजागा सर हिलाता हुआ कमरे के अंदर चला गया। इमरान भी उसके पीछे ही कमरे में आ गया। लोजागा ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इमरान चूँकि उसके करीब खड़ा था इसलिए दूसरी तरफ बजती घंटी की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। येस बिजनेस डील, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। लोजागा बोल रहा हूँ, टैक्सी ड्राइवर लोजागा। लोजागा ने कहा। ओ लोजागा, तुम क्या बात है? दूसरी तरफ से जोंकर पूछा गया। एक पार्टी है मेरे पास, उसे खुफिया रहाइश का और 2 कारें चाहिए, बोलो मुहैया करते हो या रहागर से बात करूं? लोजागा ने स्पॉट लहजे में कहा। अरे अरे, तुम्हें कभी मैंने इनकार किया है? किस इलाके में चाहिए रहाइश का? दूसरी तरफ से पूछा गया। किसी मदफाती कॉलोनी में, इमरान ने आस्था से कहा। तो इमरान की बात लोजागा ने फ़ोन पर दोहरा दी। ठीक है, मिल जाएगी। कितने दिनों के लिए चाहिए? दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने आस्था से 1 हफ्ता बता दिया। 1 हफ्ते के लिए लोजागा ने जवाब दिया। $10,000 होंगे और वो भी कैश और एडवांस। दूसरी तरफ से कहा गया। मेरा कमीशन कितना होगा? लोजागा ने होंड बेचते हुए कहा। वही 5%। क्यों तुम पूछ रहे हो? दूसरी तरफ से कहा गया। सुनो, मैं इस पार्टी से जो भी तय करूँ ये मेरा काम है। तुम्हें 1 हफ्ते के $5,000 मिलेंगे और इन $5,000 में भी 10% मेरा कमीशन होगा। मंजूर हो तो हाँ या ना में जवाब दे दो, वरना मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। लोजागा ने हालिस कारोबारी लहजे में बात करते हुए कहा। $5,000 क्या कह रहे हो? लोजागा, चलो $8,000 दे देना बस। अब तो खुश हो, कमीशन भी 10% दे दूंगा। अब तुम्हें इनकार तो नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ से कहा गया। रहायशगाह का नंबर बता दो, क्या कारें वहीं मौजूद हैं? लोजागा ने पूछा। हाँ, नंबर नोट कर लो। 5 लार्ड कॉलोनी, तुम्हारी पार्टी की मतलब की कोठी है, वहाँ एक आदमी मौजूद होगा, उसे तुम सिर्फ अपना नाम बता देना, वो चला आएगा। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, लोजागा ने कहा और रिसीवर रख दिया। गुड, अब वारक का खात्मा कर दो, चलो यहाँ से निकलो। हम टैक्सी में तो हम पूरे नहीं आएंगे, इसलिए कार यहाँ से ले लेते हैं। इमरान ने कहा। यहाँ से कार ना लें, वारक के आदमी पूरे सॉल्सबेरी में फैले हुए हैं, वो फ़ौरन उससे पहचान लेंगे। मैं 2 चक्कर लगा लेता हूँ, लोजागा ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। शानदार अंदाज में सजे हुए बेडरूम में हल्के नीले रंग की हेडलाइट जल रही थी और बिस्तर पर एक खूबसूरत और नौजवान लड़की गहरी नींद सोई हुई थी कि अचानक बेड के साथ पड़े हुए फ़ोन की घंटी मुतन्नम आवाज़ में बजने लगी। कुछ देर तक वो बजती रही, फिर उसकी आवाज़ एक लहर तेज़ और कराहत हो गई और उसके साथ ही लड़की के जिस्म में हल्की सी कसमसाहट के आसार नमूदार हुए। फिर एक झटके से उसकी आंखें खुल गईं। 4 लम्हे तो वो इस तरह पड़ी रही, फिर उसने चौंक कर करवट बदली और रिसीवर उठा लिया। हेलो, उसकी आवाज़ में नींद का गहरा खुमार अभी तक मौजूद था। यूशी, मेरे कमरे में आओ जल्दी। दूसरी तरफ से एक कराहत आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। लड़की के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे, लेकिन वो फ़ौरन ही बिस्तर से नीचे उतरी और मुल्हिका बाथरूम की तरफ बढ़ गई। 4 लम्हों बाद जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसके जिस्म पर मुटियाला रंग का स्कर्ट था, पैरों में उसने जुराबे और स्ट्रैप जोकर्स पहन रखे थे। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर वो बाहर राहदारी में आई। फिर इस तरह तेज़ी से चलती हुई राहदारी से गुजरकर आगे बढ़ती चली गई। 2 राहदारियों में घूमने के बाद वो एक बंद दरवाजे पर रुक गई। उसने हाथ उठाकर दस्तक दी। यस का मैंने अंदर से वही कराहत आवाज़ सुनाई दी और यूशी दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुई। एक खासा बड़ा कमरा था जिसकी एक दीवार के साथ एक मशीन दीवार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नज़र आ रही थी।
लेकिन ये मशीन बंद थी। एक तरफ एक मेज़ और इसके साथ 2 कुर्सियां मौजूद थी। मेज़ के पीछे एक लंबे कद और दुबले पतले जिस्म का क्रीमन बैठा हुआ था, जो सर से गंजा था। आंखों पर कीमती फ्रेम पर मुश्तमिल नज़र की ऐनक थी, जिस्म पर स्लीपिंग गाउन था। क्या बात है डैडी, लंच के बाद तो आप हमेशा सो जाया करते थे, आज आप जाग रहे हैं? यूशी ने हैरत भरे लहजे में कहा और मेज़ के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। हमारा पूरा सेटअप इस कदर शदीद खतरे में है यूशी, और ये खतरा इस कदर भयानक है कि तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बूढ़े ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। सारा सेटअप खतरे में है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं डैडी, यूशी ने और ज़्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने वारक को फ़ोन किया था क्योंकि मुझे इत्तला मिल चुकी थी कि होटल मोम्बासा से इमरान के साथ ही जोधफ और जवाना दोनों पुरअसरार तौर पर गायब हो चुके हैं, और वारक ने जिस पेशावर कातिल की खिदमत इन दोनों को ख़त्म करने के लिए हासिल की थी, उनकी लाशें उसी कमरे में मिली हैं जिसमें ये दोनों ठहरे हुए थे। लेकिन मुझे यकीन था कि वो वारक के हाथों से बचकर ना जा सकेंगे, मगर वारक की तरफ से कोई इत्तला ही नहीं आ रही थी। आखिरकार तंग आकर मैंने खुद वारक को फ़ोन किया तो वहाँ से इत्तला मिली कि वारक अपने आदमी जैकब के साथ पॉइंट 2 पर गया है। फिर उसके मुतालिक कोई इत्तला नहीं मिली। चुनांचे मैंने पॉइंट 2 को ऑपरेट किया ताकि वहाँ देख सकूँ कि वारक क्या कर रहा है, लेकिन वहाँ वारक की लाश छत से लटकी हुई नजर आई। जैकब और एक आदमी टार्चर रूम में गोलियों से छलनी पड़े हुए थे। इसके अलावा वहाँ मौजूद बाकी अफराद की लाशें भी पड़ी दिखाई दी। चुनांचे मैंने पॉइंट 2 की खुफिया फिल्म को चेक किया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो फिल्म, बूढ़े ने कहा। इसके साथ ही उसने मेज़ पर पड़े हुए एक रिमोट कंट्रोल नुमा आले को उठाकर उस पर एक के बाद दीगरे कई बटन दबाए, फिर उसे वापस मेज़ पर रख दिया। चंद लम्हों बाद दीवार में मौजूद मशीन के एक हिस्से पर छोटे छोटे बल्ब तेज से जलने बुझने लगे। फिर इनके दरमियान एक बड़ी सी स्क्रीन रोशन हो गई। पहले चंद लम्हे तो इस पर आड़ी तिरछी लकीरें आती रहीं, फिर एक लहत उस पर एक बड़े कमरे का मंजर उभर आया, जिसमें छत के साथ वारक रस्सियों से बंधा हुआ लटका था और उसके पैरों के नीचे गैस सिलेंडर से आग का शोला निकलकर उसके पैरों को जला रहा था। फिल्म तो काफ़ी तवील थी, लेकिन मैंने वो ख़त्म करके यहाँ से शुरू की है ताकि वो बात जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो तुम भी देख सको, बूढ़े ने कहा, और यूशी ने इस बात में सर हिला दिया। कमरे में इस वक्त 5 अफराद मौजूद थे, जिनमें 3 हबशे और 2 पाकिस्तानी आए थे। ये जो ऊंची कुर्सी पर बैठा है इसे क्लोजअप में दिखाता हूँ, इसे गौर से देखो, बूढ़े ने कहा, और रिमोट कंट्रोल उठाकर उसने एक बाद दिगरे 2 बटन दबा दिए और स्क्रीन पर एक चेहरा क्लोजअप में आ गया। ओ ये तो इसी अल इमरान का चेहरा है, मगर वो तो मर चुका है। ये कौन इसके मेकअप में है? यूशी की इंतहाई हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। ये असल चेहरा है, इस पर एक क्रीमी मेकअप था जो वारक ने साफ कर दिया, और ये असल इमरान है, वही अल इमरान जिसे हम मुर्दा समझ बैठे हैं। बूढ़े ने कहा, ये कैसे हो सकता है डैडी? वो अखबारात इसमें इसके जनाजे की तस्वीरें, वो सब कुछ, फिर हमने सरकारी तौर पर भी उसकी मौत की तस्दीक कराई थी, फिर ये कैसे जिंदा हो सकता है? यूशी ने कहा, ये बिल्कुल वही तरीका इस्तेमाल किया गया जो हमने साइंसदान लियोनार्ड पीटरक के साथ इस्तेमाल किया था। बहरहाल मैंने चेक कर लिया है, ये असल इमरान है, बूढ़े ने कहा, और रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाकर उसने मशीन ऑफ कर दी। अब मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ क्योंकि फिल्म देखने में काफ़ी वक्त आया होगा। वारक ने जैकब के जरिए जोधफ और जवानों को अगवा कर उन्हें पॉइंट 2 पर ले आया। फिर बार के मैनेजर टोनी के जरिए 2 अक्रीमी पॉइंट 2 पर पहुंचे। ये एक मुकामी टैक्सी पर आए। टैक्सी ड्राइवर को वहीं रोक दिया गया और जैकब ने उन्हें बेहोश करके कमरे में डाल दिया। आने वाले दोनों अक्रीमियों को बेहोश किया गया, फिर उनका मेकअप साफ कर दिया गया। इन दोनों में एक इमरान था और दूसरे को वो टाइगर के नाम से पुकार रहा था। वारक चूँकि इमरान को नहीं पहचानता था, इसलिए वो समझ ही ना सका कि ये कौन है। वो उसे इमरान का कोई साथी समझता रहा। फिर इन दोनों को भी जोधफ और जवाना के साथ फौलादी कड़ों में झकड़ दिया गया। वारक उनसे बातचीत करता रहा। वारक ने मेरा नाम लार्जा की रोबी से बता दिया। इमरान ने उसे चक्कर देने की कोशिश की, लेकिन जैकब आड़े आ गया। उसने इन्हें फौरी हला करने का कहा। फिर इमरान की तरफ मशीन गन का रुख किया ही था कि साइड रोशनदान से फायरिंग हुई और जैकब और कमरे में मौजूद उसके साथी हलाक हो गए। वारक बच गया, वो वापस भागा तो उसे बेबस कर दिया गया। कोठी में मौजूद अफराद का खात्मा कर दिया गया और ये काम इस टैक्सी ड्राइवर ने किया था जिसका नाम गुफ्तगू के दौरान लोजागा किया गया था। फिर लोजागा ने इमरान और उसके साथियों को रहा कर दिया। इसके बाद उन्होंने वारक से पूछगिछ की, लेकिन वारक ने उन्हें कुछ न बताया। लेकिन इमरान ने उसे छत से लटकवा कर उसके पैरों तले आग लगवा दी और आखिरकार वारक की ज़ुबान खुल गई। उसने मेरा असल नाम भी बता दिया और मेरे हाइश का भी बता दिया। इमरान ने उससे मेरा फ़ोन नंबर भी पूछ लिया। फिर इमरान ने फ़ोन के जरिए इंक्वायरी से मेरा नंबर मालूम किया। फिर रिसीवर आकर उसने लोजागा को बुलाया। उसे फ्यूना के इलाके के बारे में पूछता रहा। इसके बाद उसने लोजागा से कोई रहाइश का हासिल करने के लिए कहा तो लोजागा ने किसी को फ़ोन किया, चूँकि फ़ोन के आगे उसका जिस्म था, इसलिए मैं फ़ोन नंबर चेक नहीं कर सका जिस पर उसने रिंग किया था। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ भी चेक नहीं हो सकी। बहरहाल लोजागा ने जो कुछ कहा उसे पता चला कि उसने कोई रहाइश का हासिल कर ली है। इसके बाद उसने अपनी टैक्सी में 2 चक्कर लगाए और इन सबको पॉइंट 2 से ले गया। अलबत्ता उनकी टैक्सी के नंबर चेक कर लिए गए हैं। चुनांचे मैंने आर्थर को फ़ोन करके इसको इत्तला दी कि वो इस टैक्सी और लोजागा को तलाश करे और मुझे फ़ौरन इत्तला दे। अभी तक उसकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था ताकि इस मामले पर खुलकर गुफ्तगू हो सके। वैसे इमरान ने वारक के साथ गुफ्तगू में जजीरा मालागोसी की बात भी की और लोजागा से भी उसने मालागोसी के शुमाली हिस्से के बारे में गुफ्तगू की और लोजागा ने उसे पोर्टो के मुतालिक बता दिया कि वो इस इलाके को अच्छी तरह जानता है। बूढ़े ने जो लॉर्ड नावेरी था इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, फिर तो वाकई डैडी हमारा पूरा सेटअप शदीद खतरे में है। इसका मतलब है कि इमरान मरा भी नहीं और इसे ये भी किसी तरह मालूम हो गया है कि हमारी मेन लेबॉर्ट्री मालागोसी में ही है। लेकिन वो शुमाली हिस्से यानी जंगलात की बात कर रहा था। आपने शुमाली हिस्सा ही कहा था ना? यूशी ने कहा। हाँ, उसने इसी हिस्से की बात की थी, लॉर्ड ने जवाब दिया। और फिर तो उसे डायट दिया जा सकता है डैडी, उसे वहाँ टीम के साथ जाने दीजिए। खौफनाक इलाके में जाकर अव्वल तो वो किसी सूरत भी जिंदा वापस ना आ सकेगा। अगर वो जिंदा भी रहा तो जाहिर है उसे वहाँ लेबॉर्ट्री मिल ही नहीं सकेगी क्योंकि लेबॉर्ट्री तो जनूबी हिस्से में है। इस तरह वो या तो जंगली कबीलों के हाथों हलाक हो जाएगा या फिर धक्के खाकर बेनीलो मराम वापस चला जाएगा। यूशी ने कहा, तुम्हारा मतलब है उसे कुछ न कहा जाए और उस तरह आज़ादी से काम करने दिया जाए? बूढ़े ने हैरान होते हुए कहा, बिल्कुल डैडी, यही बेहतरीन सूरत है। वरना आपने देख ही लिया है कि हमने कितनी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन इस खतरनाक आदमी को हलाक नहीं किया जा सका और आप भी इसे
आ गया तो यकीनन वो हमारी राह पर चल निकलेगा, और अगर एक बार उसके हाथ लग गए तो फिर यूँ समझिए कि हॉट फील्ड और उसकी लेबॉर्ट्री सब कुछ तबाह हो जाएगा, यूशी ने कहा। लेकिन वो वारक से मेरे मुतालिक मालूमात हासिल कर चुका है, वो लाजमन यहाँ आएगा। लाड ने कहा, तो क्या हुआ, अब फौरी तौर पर लेबॉर्ट्री शिफ्ट हो जाए, मैं यहाँ अकेली रहूँगी और इसे संभाल लूँगी। आपके मुतालिक इसे यही बताया जाएगा कि अब मालागोसी में अपने महल में आराम करने गए हैं, यूशी ने कहा। नहीं यूशी, ये तुम्हारी ये तजवीज़ कतई नामुनासिब है। इस जैसे खतरनाक आदमी को अगर आज़ादी से काम करने की राह मिल गई तो वो किसी अफरेद की तरह हॉट फील्ड के हेडक्वार्टर और उसकी लेबॉर्ट्री पर झपट पड़ेगा और मेरी सालों की मेहनत खत्म हो जाएगी। मैंने इस दुनिया पर हुकूमत करने और तुम्हें पूरी दुनिया की बिला शिरकत गैर मलका बनाने का जो मंसूबा बनाया है वो हक में मिल जाएगा। फिर मैं लाखों करोड़ों यहूदियों को क्या जवाब दूंगा जिन्होंने इसके लिए काम किया है। मैं हुकूमत इसराइल को क्या जवाब दूंगा। नहीं यूशी, मैं तुम्हारी ये तजवीज़ हरगिज़ नहीं मान सकता, बूढ़े लाड ने सख्त लहजे में कहा। तो यूशी बेइख्तियार मुस्कुरा दी। डैडी, आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आपके असाब आप कमज़ोर हो गए हैं। आप तो इस तरह घबरा रहे हैं जैसे लेबॉर्ट्री और हेडक्वार्टर तिनकों के बने हुए हैं जिन्हें फूंक मारकर बखेर दिया जाएगा। आपको मालूम है कि अगर अक्रीमा की पूरी फौजी ताकत भी लेबॉर्ट्री के खिलाफ इस्तेमाल कर दी जाए तब भी इस लेबॉर्ट्री की एक कीन भी अपनी जगह से नहीं उखाड़ी जा सकती। लेबॉर्ट्री में काम करने वालों का बाल तक बैका नहीं किया जा सकता। यही पोजीशन हेडक्वार्टर की है, इसके बावजूद आप घबरा रहे हैं, यूशी ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है यूशी, लेकिन जिस शख्स ने नाडा के सबसे ताकतवर ग्रुप ग्रांड मास्टर का खात्मा कर दिया हो, जिसने वहाँ के दूसरे ग्रुपों का और नाडा और अक्रीमा के एजेंट लाड और उसकी एजेंसी रेड गार्ड का खात्मा कर दिया हो, जिसका जहाज़ उड़ा दिया गया हो लेकिन फिर भी वो बच गया हो, पाकिस्तान में जिसकी कार को तबाह कर दिया गया हो और मौत के सरकारी ऐलान के बावजूद आज वो हमारे सामने ना सिर्फ जिंदा सलामत मौजूद हो बल्कि हमारी शारक तक भी पहुंच चुका हो, इसे ढील देना खुदकुशी कर लेने के बराबर है, लाड ने कहा। आपने अब तक उसका मुकाबला ताकत से किया है, अकल से किया ही नहीं। मैंने इसकी मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों से हासिल शुदा फाइलें तफसील से पढ़ी हैं और इन फाइलों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि ये शख्स ताकत से कभी देर नहीं किया जा सकता। उससे अगर देर किया जा सकता है तो अकल से। मैं भी उसकी हलाकत की हामी हूँ। मुझे भी मालूम है जब तक ये शख्स हलाक नहीं होगा हम हुकूमत इसराइल और सैकड़ों यहूदी तंजीमें सुकून से काम ना कर सकेंगे, लेकिन जिस तरह आप उसे हलाक करना चाहते हैं इस तरह ये कभी भी हलाक नहीं होगा, बल्कि फितरी तौर पर ये जंजीर की कड़ियों से गुजरता हुआ उसके आखिरी सिरे तक पहुंच जाएगा। और अब तक उसकी कामयाबी का भी यही राज है। मैंने उसके लिए एक तजवीज़ सोची है, मैं इसका एतमाद हासिल करूंगी, उसके साथ शामिल हो जाऊंगी और फिर जहां मुझे मौका मिलेगा मैं अचानक उसकी शारक काट दूंगी। आप मुझ पर एतमाद करें, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि उसकी मौत तकदीर ने मेरे ही हाथों लिख दी है, यूची ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। तुम उसके साथ मिल जाओगी, ये कैसे हो सकता है, फिर तो वो तुमसे सब कुछ एक लम्हे में उगलवा लेगा, बूढ़े ने दहशत ज़दा होते हुए कहा। क्या उगलवा लेगा, यूशी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री के बारे में और क्या, बूढ़े ने कहा। मुझे इस बारे में क्या मालूमात हासिल है, यूशी ने कहा। तो बूढ़ा बेइख्तियार चौंक पड़ा। मगर तुम इतना तो जानती हो कि ये लेबॉर्ट्री मालागोसी के जनूबी हिस्से में है, इसके लिए इतना ही काफ़ी है, बूढ़े ने कहा। तो यूशी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। डैडी, आपको तो मालूम है कि मैं कभी ना हॉट फील्ड के हेडक्वार्टर गई हूँ ना ही लेबॉर्ट्री में। इसके मुतालिक जितना कुछ मुझे मालूम है वो भी सिर्फ आपको बताया हुआ है। मैं तो आज तक मालागोसी में आपके महल भी नहीं गई। मुझे तो इंसानी तजर्बों से शुरू से ही कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो एक्शन और थ्रिल से है। मैं तो हॉट फील्ड को ऐसी तंजीम बनाना चाहती हूँ जो सिर्फ असलहे के जोर पर नहीं बल्कि अपनी कुव्वत कार की ताकत से दुनिया पर हुकूमत करे, जिसके एजेंट हशरातुल अर्ज़ की तरह पूरी दुनिया में फैले हुए हों और मेरे एक इशारे पर वो इस तरह हरकत में आ जाए जैसे बटन दबाने से रोबोट हरकत में आ जाते हैं। मैं ब्लैकमेलिंग से हासिल होने वाली ताकत के खिलाफ हूँ। ये सोच आपकी है, मेरी नहीं, इसलिए आप बेफिक्र रहें। मुझे इससे इस बारे में कोई मालूमात ना मिल सकेंगी, लेकिन मैं उसकी मौत का बायस ज़रूर बन जाऊंगी और उसे हला करके मुझे जितनी खुशी होगी इतनी शायद पूरी दुनिया की मलका बनकर भी ना हो, क्योंकि उसे नाकाबिल तस्हीर समझा जाता है और मैं उसे तस्हीर करना चाहती हूँ एक चैलेंज के साथ, यूशी ने कहा। ठीक है, लेकिन मैं मालागोसी नहीं जाऊंगा। मैं एक ऐसी जगह जाऊंगा जिसका इल्म तुम्हें भी नहीं होगा ताकि वो तुम्हारे जरिए मुझ तक ना पहुंच सके, बूढ़े ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। ओके डैडी, आप बेफिक्र हैं, आपको इसकी ना सिर्फ हलाकत की मुसद्दिका इत्तला मिल जाएगी बल्कि मैं आपकी खिदमत में उसकी लाश भी पेश करूंगी, यूशी ने कहा। तो फिर मैं आर्थर को रोक दूं, बूढ़े ने होंठ चबाते हुए कहा। नहीं, आप उसे सिर्फ इतना कह देंगे वो इस जगह को तलाश करे जहाँ ये लोग रह रहे हैं और फिर मुझे बता दें, मैं खुद वहाँ जाऊँगी और आप खुफिया जगह रवाना हो जाएं। इसके बाद सारी सरगर्मियाँ बंद करा दें। इमरान और उसके साथी जो भी करना चाहते हैं उन्हें करने दें, यूशी ने कहा। एक बार फिर सोच लो यूशी, वो इंतहाई खतरनाक आदमी है, बूढ़े ने हिचकिचाते हुए कहा। अगर वो इंतहाई खतरनाक है तो मैं इंतहाई खतरनाक तरीन हूँ, आप बेफिक्र रहें। अलबत्ता आपके इत्मीनान के लिए काम हो सकता है कि मैं एसवी निकल लेती हूँ, इस तरह आपको मेरे मुतालिक मालूमात मिलती रहेंगी कि मैं क्या कर रही हूँ और आपको तसल्ली रहेगी, यूशी ने कहा। एसवी, ओ वेरी गुड, ओ ये तो बेहतरीन आइडिया है, तुम ऐसा करो, एसवी की बजाय एसएक्स को अपने मेदे में पहुंचा दो। इस तरह ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल और वहाँ पैदा होने वाले आवाज़ें सब मुझ तक पहुँचती रहेंगी और इस इमरान की कारकर्दगी भी, इस तरह हम उन्हें किसी भी वक्त आसानी से मार गिराएंगे। बूढ़े लाड ने खुश होते हुए कहा। तो आप इस इमरान की खातिर अपनी अकलौती बेटी को भी हला कर देना चाहते हैं, यूशी ने मुंह बनाते हुए कहा। अकलौती बेटी को क्या मतलब, मैं समझा नहीं, बूढ़े ने हैरान होते हुए कहा। आपको मालूम तो है कि एसएक्स किस कदर खतरनाक चीज़ है। ये अगर 20 घंटे तक मैदे में रहे तो आदमी मर जाता है और आप मुझे ये खतरनाक चीज़ लामहदूद मुद्दत के लिए अपने मैदे में रखने के लिए कह रहे हैं, यूशी ने कहा। ओह वेरी बैड, मुझे इसका ख्याल तक नहीं आया। ठीक है, तुम एसवी ही रखो, बल्कि सुनो ये भी मत रखो, इसकी जगह सिर्फ एस रखो, वो कतई बेज़रर है, इसे तुम क्वेश्चन दे सकोगे और हम तुम्हारी मदद को पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बूढ़े ने बड़े मोहब्बत भरे लहजे में कहा और यूशी मुस्कुरा दी। आप फिक्र ना करें डैडी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यूशी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लम्हे मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बाज उठी। लाड ने चौंक कर फ़ोन को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ये स्लाट बोल रहा हूँ, लाड का लहजा खुश्क था।
सर, मैंने लुजागा और उसकी टैक्सी का सुराग लगा लिया है। वो लार्ड कॉलोनी की कोठी नंबर 5 में मौजूद है और सर वहाँ 4 दूसरे अफराद भी मौजूद हैं, जिनमें 2 क्रीमी और 2 हबशी हैं। आर्थर ने रिपोर्ट देते हुए कहा, तुमने किस तरह चेकिंग की? लार्ड ने हैरान होकर पूछा। बस मैंने 011 इस्तेमाल किस तरह? कोठी के अंदर मौजूद सब अफराद स्क्रीन पर नमूदार हो गए। वो दोनों क्रीमी एक कमरे में हैं, जबकि तीनों हबशी दूसरे कमरे में हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? लार्ड ने पूछा। कोठी के करीब मौजूद हूँ, आर्थर ने जवाब दिया। कितने अफराद हैं तुम्हारे साथ? लार्ड ने पूछा। 4, आर्थर ने जवाब दिया। इस कोठी को बमों से उड़ा दो, सुपर मेगा बम इस्तेमाल करो, ईंट से ईंट बजा दो कोठी की फ़ौरन अभी इसी वक्त, लार्ड ने चीखते हुए कहा। मगर इस वक्त तो हमारे पास कोई बम ही नहीं है, अड्डे से मंगवाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ से आर्थर ने जवाब दिया। और फ़ौरन मंगवाओ जल्दी, और सुनो, इस दौरान सख्ती से निगरानी करना, जो भी बाहर निकले उसे गोलियों से भून डालना और मुझे फ़ौरन रिपोर्ट देना। मैं तुम्हारी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ, लार्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसका चेहरा जोश की वजह से सुर हो रहा था, जबकि जोशी ने इस तरह होंठ बेच रखे थे जैसे उसे लार्ड का ये फैसला पसंद ना आया हो। लेकिन उसे कोई मुदाखलत ना की थी, खामोश बैठी रही थी। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बाजू थी और लार्ड ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। ये लार्ड स्पीकिंग, लार्ड ने तेज़ लहजे में कहा। आर्थर बोल रहा हूँ जनाब, हुक्म की तामील कर दी गई है, कोठी को बमों से उड़ा दिया गया है, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। आपके हुक्म है? आर्थर ने कहा। अंदर मौजूद कोई आदमी बच कर तो नहीं गया या कोई हलाक होने से बच गया हो? लार्ड ने तेज़ लहजे में कहा। ओ नहीं जनाब, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। इस कोठी के चारों तरफ से इस पर बम मारे गए हैं और जिस अंदाज में कोठी तबाह हुई है, इसके बाद किसी के बच जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके जिस्म तो हज़ारों लाखों टुकड़ों में तब्दील हो गए होंगे। वैसे वहाँ खौफनाक आग भड़क रही है, क्योंकि हमारे पास फायर बम भी थे जो हमने साथ ही मार दिए थे। आर्थर ने जवाब दिया। ओके, तुम अपने साथियों समेत वापस जा सकते हो, लार्ड ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। अब आपकी तसल्ली हो गई है डैडी? यूशी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ यूशी, अब मैं मुतमईन हूँ। आर्थर इंतहाई होशियार और समझदार आदमी है, जो कुछ इसने बताया है उसके मुताबिक इमरान और उसके साथियों का खात्मा हो चुका होगा। अब हॉटफील्ड के हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री को कोई खतरा ना होगा, लार्ड ने जवाब दिया। अब मुझे इजाज़त है, मैं जाकर अपनी नींद पूरी कर लूँ, यूशी ने कहा और लार्ड के इस बात में सर हिलाने पर वो उठी और तेज़ से कदम उठाती कमरे से निकलकर दोबारा राहदारी में आई। और थोड़ी देर बाद वो वापस अपने बेडरूम में पहुंच चुकी थी, जहाँ अभी तक नीले रंग का बल्ब जल रहा था। यूशी ने मेन लाइट जलाई और फिर एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी खोलकर उसमें से एक फ़ाइल निकाली और अलमारी बंद करके बेड पर आकर लेट गई। लेटकर उसने फ़ाइल खोली। पहले ही सफ़े पर इमरान का बड़ा सा फोटो था, जिसमें इमरान कार से बाहर निकल रहा था। उसके चेहरे पर इंतहाई मासूमियत थी, हमाकत आमेज़ मासूमियत। काश तुम जिंदा रहते इमरान, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से हलाक करती, लेकिन तुम तो आर्थर जैसे आम कारकुन के हाथों हलाक हो गए। वाकई तुम्हारी किस्मत में ये एजाज़ नहीं था कि तुम यूशी के हाथों मरते। यूशी ने इमरान की तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा, फिर फाइल बंद करके उसे बड़े हकारत अमीज़ अंदाज में एक तरफ उछाल दे। वो तकिए पर सर रखकर उसने आंखें बंद कर ली। वो सोने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जैसे ही वो आंखें बंद करती, उसकी आंखों के सामने इमरान का मासूमियत भरा मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता और वो बेइख्तियार झुंझलाकर आंखें खोल देती। क्या मुसीबत है? क्या ये शख्स मरने के बाद रूह बनकर यहाँ आ गया है? यूशी ने झुंझलाते हुए अंदाज में कहा, फिर उठकर बैठ गई। नीचे फर्श पर फाइल खुली हुई पड़ी थी और इमरान की तस्वीर सामने थी, जिसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। इसे अब जलाना पड़ेगा, तब इसकी रूह यहाँ से दफ़ा होगी। यूशी ने एक झटके से बेड से नीचे उतरकर फाइल उठाई। एक तरफ सिगरेट केस और लाइटर पड़ा हुआ था, क्योंकि यूशी सिगरेट नोशी की आदत थी। उसने लाइटर भी उठाया और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद वो लाइटर की मदद से फाइल को आग लगा चुकी थी। फिर उस वक्त तक फाइल को जलते हुए देखती रही, जब तक वो मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील ना हो गई। फिर उसने पानी खोला और राख फ्लैश में बह गई। अब वहाँ कुछ भी नहीं था। यूशी ने एक तवील सांस लिया और पानी बंद करके वो बाथरूम से निकलकर वापस अपने बेड की तरफ बढ़ गई। फिर उछलकर ऊंधे मुंह बेड पर गिरी और तकिए में मुंह डालकर उसने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। इस बार इमरान का चेहरा उसकी आंखों के सामने न आया और चंद लम्हों बाद ही वो गहरी नींद सो चुकी थी। लार्ड कॉलोनी की कोठी नंबर 5 हाथ से बड़ी और जदीद अंदाज की बनी हुई थी। यहाँ सब ज़रूरत का सामान भी मौजूद था और गैराजों में 2 नई कारें भी उन्हें नजर आ गई थी। सबसे पहले मास्क मेकअप कर ले, इमरान ने कहा और थोड़ी देर बाद उसने मास्क मेकअप का एक बड़ा डब्बा एक अलमारी से तलाश कर ही लिया। चंद लम्हों बाद वो और टाइगर एक बार फिर एशियाई से क्रीमी बन चुके थे। टाइगर लोजागा को रकम दे दो ताकि ये इसे कोठी के मालिक तक पहुंचा दे, इमरान ने मेकअप से फारिग होते हुए कहा। अरे नहीं जनाब, इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है, मेरी यहाँ हाथ साख है, मैं रात को घर वापस जाते हुए उसे दे दूंगा, लोजागा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या रात तक तुम्हारा यही ठहरने का इरादा है? इमरान ने चौंक कर पूछा। जमाना से बड़े तवील अरसे बाद मुलाकात हुई है, इसीलिए ज़रा इसे गपशप लगाऊंगा, लोजागा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये ज़रा गपशप 8-10 घंटों पर मुहित होगी, फिर तो बगैर ज़रा की जो गपशप होती होगी वो कई दिनों बल्कि कई महीनों तक फैल जाती होगी, इमरान ने कहा। और लोजागा मुस्कुरा दी। जुल्फ़ जवाना लहता कमरे में थी, इसीलिए लोजागा उठकर उधर चला गया। इमरान ने चुके मेकअप के साथ ये फैसला भी सुना दिया था कि लार्ड जाकिरों की जंगल वाली रहाइश का पर रात को छापा मारा जाएगा, इसलिए वो सब मुतमईन हो गए थे। आओ टाइगर, ज़रा कोठी का तफसीली सर्वे कर ले, कोई तहखाना कोई खुफिया रास्ता अगर हो तो हमें मालूम हो जाना चाहिए। लोजागा के जाने के बाद इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, बास एक अलमारी में कोठी के तफसीली नक्शे मौजूद हैं, मैं लेकर आता हूँ, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अल्लाह से सादतमंद शागिर्द सब उस्तादों को दे, लेकिन अगर तुम्हारी ये सादतमंदी और तेज़ हो गई तो मैं उखाड़े के खलीफा की तरफ मेरे शागिर्दों को जोर करते देकर ही होशोलिया करूँगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और टाइगर भी मुस्कुराता हुआ तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक फ़ाइल मौजूद थी। इमरान ने फ़ाइल उसके हाथ से लेकर खोली। फ़ाइल में वाकई कोठी का तफसीली नक्शा मौजूद था। अरे वाह, वेरी गुड, ये आदमी तो बेहद समझदार है जिसने ये कोठी बनाई है, इसमें तो बाकायदा खुफिया सुरंग मौजूद है, इमरान ने नक्शे को गौर से देखते हुए कहा। जाहिर है ऐसी कोठियाँ मुजरिम ही लिया करते हैं और मुजरिमों को दुश्मनों से बचने के लिए कैसे खुफिया रास्तों की जरूरत पड़ती रहती है, टाइगर ने जवाब दिया।
हाँ, वाकई बुजुर्ग कहते हैं कि चोर पहले अपनी वापसी का रास्ता खोलता है, फिर चोरी करना शुरू करता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। बॉस, मेरा ख्याल है हमारी कोठी की निगरानी की जा रही है। जोसेफ ने कहा तो इमरान और टाइगर दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या कह रहे हो? निगरानी और कोठी की? ये कैसे हो सकता है? इमरान ने एक झटके से कुर्सी से उठते हुए कहा, आइए मेरे साथ लो। जागा और जवाना को बातें करते छोड़कर मैं ऊपर वाली मंजिल चेक करने चला गया। फिर मैंने निगरानी चेक की है। वो 4 अफराद हैं और उनमें 2 सामने की रुख पर मौजूद हैं और 2 अकबी तरफ एक करीमी है। बाकी 3 मुकामी और या करीमी ही उनका लीडर लगता है। जोसेफ ने जवाब दिया और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। मगर ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? अगर वारा की लाश भी उन्हें मिल गई तभी यहाँ तक उनका आ जाना इंतहाई हैरत अंगेज़ है। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल है बासी लोजागा की टैक्सी को तलाश करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। हम टोनी के साथ लोजागा की टैक्सी में ही वारक के अड्डे में गए थे। टोनी वापस चला गया होगा। वारक और अड्डे में मौजूद दूसरे अफराद की मौत और जोआना समेत हमारी वहाँ से अदम मौजूदगी पर उन्होंने यही आइडिया लगाया होगा कि हम टैक्सी में वापस आ गए होंगे। टैक्सी बाहर लान में मौजूद है और उसे बाहर से आसानी से चेक किया जा सकता है। टाइगर ने कहा, हाँ वाकई यही एक सूरत हो सकती है। इमरान ने कहा, फिर दूसरी मंजिल पर पहुंचकर जब उन्होंने बैरूनी खिड़कियों से चेकिंग की तो जोसेफ की बात दुरुस्त साबित हुई, लेकिन अब वो उन्हें सामने के रुख पर खड़े नजर आ रहे थे। वह करीमी उन्हें हदायत दे रहा था, लोजागा को बुलाकर लाओ। जोसेफ, जल्दी बुला लाओ, इमरान ने तेज लहजे में कहा और जोसेफ बिजली की तेजी से मुड़ा और भागता हुआ नीचे जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद लोजागा के साथ जवाना भी आ गया। लोजागा, वो जो सामने खड़ा है, जो गैर मुल्की, तुम उसे पहचानते हो? इमरान ने इशारा करते हुए कहा, जी हाँ, ये आर्थर है, यहाँ का मशहूर बदमाश और बाकी भी उसके साथी हैं। आर्थर ग्रुप को इंतहाई खतरनाक समझा जाता है। टक्स एंड बारिन का अड्डा है। लोजागा ने जल्दी से जवाब दिया, चलो अब हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना है। ये किसी भी वक्त कोठी पर रेड कर सकते हैं, शायद अपने बाकी साथियों के इंतजार में है। इमरान ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया, लेकिन बास क्यों न इन्हें पकड़ ले जाए? टाइगर ने कहा, नहीं, सिर्फ उनके पकड़ने से बात नहीं बनेगी, इनके और साथियों को यकीनन इल्म हो गया होगा। हमें फौरी तौर पर निकलना होगा। इमरान ने नीचे पहुंचते हुए कहा, लोजागा, तुम्हारी टैक्सी का मसला है। इमरान ने लोजागा से मुखातिब होकर कहा, कोई मसला नहीं जनाब, मेरी टैक्सी को ये लोग हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं कह सकता हूँ कि आपने इसे 1 हफ्ते के लिए हायर कर लिया था। यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। लोजागा ने जवाब दिया।